आप घंटों तक खोज सकते हैं, लेकिन आपको जेफ बेजोस का नाम उनकी एक भी हवेली से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके मालिक हैं ही नहीं, कम से कम कागजों पर तो बिल्कुल नहीं, और वो अकेले नहीं हैं। भारत और दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग अरबों की संपत्ति को जनता की नजरों से पूरी तरह से अदृश्य रखते हैं। इसकी एक वजह यह है कि जब आप उनके नाम खोजते हैं तो उनकी संपत्ति क्यों नहीं दिखती। वो ऐसे कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। सोच कर देखिए, आज भारत में हर साल लाखों मुकदमे दायर होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी पर मुकदमा किया जा रहा है और वकील पब्लिक रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं ताकि कोई अमीर टारगेट मिल सके। अगर आपकी संपत्ति आसानी से मिल जाती है तो आप सीधे निशाने पर हैं, लेकिन किसी तरह ये बड़े बड़े अमीर लोग अछूते लगते हैं। प्रो बफेट HQ पर आज मैं उन 7 शक्तिशाली और पूरी तरह से कानूनी तरीकों का खुलासा कर रहा हूं जिनका उपयोग अरबपति अपनी संपत्ति को अदृश्य बनाने के लिए करते हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी के हथकंडे नहीं हैं, ये वही रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल अल्ट्रा रिच लोग अपनी दौलत को मुकदमों, टैक्स और बुरी नजरों से बचाने के लिए करते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि आप इनमें से कुछ को सिर्फ 40-50 हजार रुपए से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, आखिरी तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना शक्तिशाली है कि सरकारी एजेंसियां भी इस तरह से सुरक्षित संपत्ति का पता लगाने के लिए संघर्ष करती हैं। यही कारण है कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर परिवार कागजों पर कुछ भी नहीं रखते, फिर भी अरबों को नियंत्रित करते हैं। अगर आपने आगे बढ़ाया या एक भी तरीका मिस कर दिया तो आप अपनी दौलत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आखिरी तरीका आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कदम हो सकता है। पहला तरीका, एनोनिमस LLC। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मुंबई के पॉश इलाकों या दिल्ली के लुटियंस जोन में सबसे महंगे बंगलों के मालिक का नाम खोजते हैं तो आपको कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम सीधे तौर पर क्यों नहीं मिलता? जवाब आसान है, उन्होंने अपनी दौलत बचाने का पहला और सबसे शक्तिशाली कानूनी रास्ता खोज लिया है, एनोनिमस LLC। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, हर बार जब आप अपने नाम पर कुछ भी कीमती खरीदते हैं, चाहे वो घर हो, कार हो या कोई बिजनेस, आप मूल रूप से अपनी पीठ पर एक टारगेट लगा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी आपका नाम गूगल करके आपकी सारी संपत्ति का पता लगा सकता है, प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। भारत में लाखों मुकदमे हर साल दायर होते हैं और उनमें से कई जानबूझकर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनकी संपत्ति दिखती है। इसीलिए अमीर लोग कभी भी अपने नाम पर सीधे कुछ नहीं खरीदते, इसके बजाय वे एनोनिमस LLC का उपयोग करते हैं। ये ऐसी गुमनाम कंपनियां होती हैं जिन्हें अमेरिका के कुछ खास राज्यों जैसे व्योमिंग, डेलावेयर और नेवादा में बनाया जा सकता है। इन राज्यों में खास कानून हैं जो मालिकों की पहचान की रक्षा करते हैं। व्योमिंग उदाहरण के लिए ये बताने की मांग नहीं करता कि असली मालिक कौन है। डेलावेयर को बड़ी कंपनियां अपने अनुकूल कॉरपोरेट कानूनों के लिए पसंद करती हैं और नेवादा मुकदमों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। एक असली उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं तो उसे अपने नाम पर दर्ज कराने के बजाय आप व्योमिंग में सिर्फ 40-50 हजार रुपए में एक LLC बनाते हैं। जब कोई उस घर के मालिक को देखेगा तो उसे केवल कंपनी का नाम मिलेगा, जैसे माउंटेन व्यू प्रॉपर्टीज LLC। लेकिन आप इसे और भी सुरक्षित बना सकते हैं। ये LLC एक दूसरी LLC द्वारा नियंत्रित की जा सकती है जो डेलावेयर में है, जिससे सुरक्षा की और परतें बन जाती हैं। ठीक इसी तरह बेजोस अपनी हवेलियों, यार्ड्स और यहां तक के अपने प्राइवेट जेट की भी सुरक्षा करते हैं। ये सिस्टम इतना असरदार है कि अगर कोई आप पर मुकदमा करने की कोशिश करता है और आपकी संपत्ति की तलाश करता है तो उसे आपके व्यक्तिगत नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें आपकी एक LLC मिल भी जाए तो बाकी संपत्तियां सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि हर एक अलग कंपनी में है। ये कई अदृश्य तिजोरियों की तरह है जिनमें से हर एक आपकी दौलत के एक अलग हिस्से की रक्षा कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि आज के दौर में प्राइवेसी ही असली दौलत है तो नीचे कमेंट्स में प्राइवेसी इज पावर लिखकर बताइए। और यकीन मानिए, अगला तरीका एनोनिमस LLC को बच्चों का खेल बना देगा। दूसरा तरीका, ट्रस्ट्स।
क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के कुछ सबसे अमीर परिवारों ने पीढ़ियों से अपनी संपत्ति पर लगने वाले संभावित टैक्स जैसे इनहेरिटेंस टैक्स से खुद को बचाया है। ये असंभव लगता है, लेकिन उन्होंने एनोनिमस एलएलसी से भी कुछ ज्यादा शक्तिशाली खोज लिया है, एक कानूनी ढाल जो उनकी संपत्ति को लगभग अछूत बना देती है। मैं बात कर रहा हूं एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट्स की। कड़वी सच्चाई ये है कि आप करोड़ों कमा सकते हैं, कई संपत्तियां बना सकते हैं और एक सफल व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सही सुरक्षा के बिना ये सब एक पल में गायब हो सकता है। भले ही आज भारत में इनहेरिटेंस टैक्स विरासत कर नहीं है, लेकिन इसकी वापसी की चर्चा हमेशा चलती रहती है। और अगर ये वापस आ गया तो आपकी मेहनत की कमाई का 40% तक हिस्सा सरकार ले सकती है। और ये उन नुकसानों के अलावा है जो आपको जीवन काल में मुकदमों, तलाक या लेनदारों से हो सकते हैं। यहीं पर ट्रस्ट काम आते हैं और वे एक वित्तीय कवच की तरह काम करते हैं। जब आप संपत्ति को एक सही ढंग से संरचित ट्रस्ट में डालते हैं तो वे तकनीकी रूप से आपके नहीं रहते, लेकिन नियंत्रण आपके पास ही रहता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक तिजोरी है जहां आप अपनी दौलत रख सकते हैं, लेकिन ये कानूनी व्यवस्था के लिए अदृश्य हो जाती है। ठीक यही अल्ट्रा रिच लोग अपने एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट्स के साथ करते हैं। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। रॉकफेलर परिवार ने डायनेस्टी ट्रस्ट्स का उपयोग करके अपनी संपत्ति को पीढ़ियों तक बरकरार रखा है। अपनी संपत्ति सीधे अपने उत्तराधिकारियों को देने के बजाय, जिससे भारी टैक्स लगता, वे सब कुछ ट्रस्ट में रखते हैं जो सदियों तक चल सकते हैं। हर पीढ़ी उस संपत्ति तक पहुंच सकती है और उसे नियंत्रित कर सकती है, लेकिन तकनीकी रूप से वे कभी उसके मालिक नहीं होते, जिससे किसी के लिए भी इसे छीनना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन खेल यहीं और भी दिलचस्प हो जाता है। विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट्स होते हैं जिनमें से हर एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करता है। एक रिवोकेबल ट्रस्ट आपको लचीलापन देता है, लेकिन सुरक्षा सीमित होती है। एक इररिवोकेबल ट्रस्ट अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सीधे स्वामित्व को छोड़ना पड़ता है। और अंतिम सुरक्षा के लिए नेविस या कुक आइलैंड्स जैसी जगहों पर विदेशी संपत्ति संरक्षण ट्रस्ट हैं, जहां अमेरिकी अदालत का आदेश भी आपकी संपत्ति को छू नहीं सकता। लेकिन जब आपको लगता है कि आप समझ गए हैं कि अमीर अपने पैसे की रक्षा कैसे करते हैं, तो एक और परत है जो अब तक हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसे और भी शक्तिशाली बना देती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सबसे अमीर निवेशक अपना पैसा असुरक्षित बैंकों में भी नहीं रखते। उन्होंने एक तीसरा तरीका खोजा है जो उनकी संपत्ति को किसी एक सरकार की पहुंच से बाहर कर देता है। जानना चाहते हैं कि वो क्या है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ऑफशोर बैंकिंग कैसे काम करती है और ये आपके धन सुरक्षा रणनीति में फेल इन द स्टुक क्यों हो सकती है। तीसरा तरीका, ऑफशोर बैंकिंग। क्या आप जानते हैं कि 2013 में साइप्रस सरकार ने रातों रात लोगों के बैंक जमा का 47% तक जब्त कर लिया था? जरा कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठें और पाएं कि आपकी आधी बचत चली गई, कानूनी तौर पर आपकी अपनी सरकार द्वारा ले ली गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वास्तव में हुआ था। और यही कारण है कि अल्ट्रा रिच लोग अपना सारा पैसा कभी भी एक देश में नहीं रखते। उन्होंने कुछ ऐसा खोजा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, ऑफशोर बैंकिंग की ताकत। अब फिल्मों में ऑफशोर खातों के बारे में आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। ये अवैध रूप से पैसा छिपाने के बारे में नहीं है, ये कानूनी रूप से कई देशों में अपनी संपत्ति में विविधता लाकर उसकी रक्षा करने के बारे में है। सोचिए, क्या आप अपना सारा निवेश एक ही स्टॉक में लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप अपना सारा पैसा एक ही सरकार के नियंत्रण में क्यों रखेंगे? यही मानसिकता है जो वास्तव में अमीर लोगों को बाकी सभी से अलग करती है। दुनिया के सबसे चतुर निवेशक अपनी धन सुरक्षा रणनीति के मुख्य भाग के रूप में ऑफशोर बैंकिंग का उपयोग करते हैं। वे अपना पैसा स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, केमन आइलैंड्स और दुबई जैसे देशों में फैलाते हैं। इनमें से हर एक देश अद्वितीय लाभ प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग गोपनीयता के लिए जाना जाता है, सिंगापुर अपनी ठोस वित्तीय प्रणाली के लिए, केमन आइलैंड्स ब्याज पर शून्य कर के लिए और दुबई जो भारतीयों के लिए एक पसंदीदा जगह है, बिना किसी व्यक्तिगत आयकर के एक उभरता हुआ वैश्विक वित्तीय केंद्र होने के लिए।
लेकिन यहाँ जो बात ऑफशोर बैंकिंग को वास्तव में शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि जब आप इसे उन संरचनाओं के साथ जोड़ते हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है। कल्पना कीजिए कि व्योमिंग में एक एनोनिमस एलएलसी है जो डेलावेयर में एक और एलएलसी का मालिक है जो बदले में एक स्विस बैंक में एक खाते का मालिक है। अब आपने एक ऐसा वित्तीय किला बना लिया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। एक ऐसा अभेद्य किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। भले ही कोई आपके खिलाफ भारत में मुकदमा जीत जाए, वो आपकी विदेशी संपत्ति को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वे कानूनी संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कई परतों से सुरक्षित हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको शुरू करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है। कई ऑफशोर बैंक 8-10 लाख रुपए की शुरुआती जमा राशि भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कुंजी ये है कि आप अपनी जरूरतों के लिए सही देश चुनें। जैसे अगर आप एशियाई बाजारों में निवेश करना चाहते हैं तो सिंगापुर एकदम सही है, जबकि अगर आप अधिकतम गोपनीयता और स्थिरता चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड आदर्श है। और आज की टेक्नोलॉजी के साथ आप अक्सर इन देशों की यात्रा किए बिना दूर से ही ये खाते खोल सकते हैं। इसकी एक ठोस वजह है कि क्यों अल्ट्रा रिच अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखते। आपको क्या लगता है कि आपकी संपत्ति का कितना प्रतिशत ऑफशोर होना चाहिए? अपना अनुमान नीचे कमेंट करें और देखते हैं कि आप असल में जो अमीर करते हैं उसके कितने करीब हैं। लेकिन ठीक जब आपको लगता है कि आप दौलत की सुरक्षा की पूरी तस्वीर समझ गए हैं तो कुछ और भी शक्तिशाली है जिसका उपयोग अल्ट्रा रिच करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी जटिल वित्तीय संरचना हो कि आप अरबों डॉलर की संपत्ति को नियंत्रित कर सकें, जबकि कागजों पर तकनीकी रूप से आपके पास कुछ भी ना हो। असंभव लगता है? यही हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। होल्डिंग कंपनियों का रहस्य और कैसे वॉरेन बफेट जैसे अरबपति विशाल साम्राज्यों को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, जबकि पूरी गोपनीयता बनाए रखते हैं। चौथा तरीका, होल्डिंग कंपनियां। कभी सोचा है कि कैसे भारत के बड़े बड़े बिजनेस घराने जैसे टाटा या अंबानी अरबों की संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि कागजों पर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति अपेक्षाकृत मामूली दिखती है? या कैसे आज के नए जमाने के यूनिकॉर्न फाउंडर्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, बिना सीधे तौर पर अपनी अधिकांश संपत्ति के मालिक हुए? उन्होंने उस सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है जिसे मैं बिना स्वामित्व के नियंत्रण कहता हूं, और ये होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से होता है। इसे एक सरल भारतीय उदाहरण से समझते हैं। जब आप देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत जियो या रिटेल जैसी कंपनियां हैं, तो आपको हर जगह सीधे मुकेश अंबानी का नाम नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको होल्डिंग कंपनियों का एक जटिल जाल मिलेगा, जिनमें से हर एक दूसरी कंपनियों के हिस्से का मालिक है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई संरचना है जो उन्हें पूरा नियंत्रण देती है, जबकि अभूतपूर्व कानूनी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखती है। सोचिए, अगर कोई किसी बड़े उद्योगपति पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा करने की कोशिश करता है तो वे उनकी फ्लैगशिप कंपनी की संपत्ति को नहीं छू सकते, और अगर वे किसी एक सहायक कंपनी पर मुकदमा करते हैं तो वे दूसरों तक नहीं पहुंच सकते। ये आपकी दौलत की रक्षा करने वाली कई किलों की दीवारों की तरह है, जिनमें से हर एक दूसरों से स्वतंत्र हैं। और सबसे शानदार बात यह है कि वे बोर्ड सीटों और वोटिंग अधिकारों के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही तकनीकी रूप से वे सीधे तौर पर बहुत कम के मालिक हों। ये रणनीति सिर्फ मेगा अरबपतियों के लिए नहीं है, कोई भी एक होल्डिंग कंपनी संरचना बना सकता है। आप एक मूल कंपनी से शुरू कर सकते हैं, फिर विभिन्न संपत्तियों को रखने के लिए गोपनीयता के लिए अलग अलग सहायक एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना सकते हैं। आपकी रियल एस्टेट एक एलएलपी में जाती है, आपके निवेश दूसरी में, आपके व्यापारिक हित तीसरी में। आप मूल कंपनी को नियंत्रित करते हैं जो बाकी सब कुछ नियंत्रित करती है, लेकिन कागजों पर आप सीधे कुछ भी नहीं रखते। ये आपकी संपत्ति को संभावित शिकारियों के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। लेकिन यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्ति का क्या? अल्ट्रा रिच अपनी हवेलियों, फार्म हाउसों और प्राइवेट द्वीपों के स्वामित्व को कैसे छिपाते हैं, जबकि अभी भी उनका आनंद ले रहे हैं? यहीं पर हमारी अगली रणनीति काम आती है, लैंड ट्रस्ट और नॉमिनी मालिक।
ये एक आकर्षक तकनीक है जिसका उपयोग मशहूर हस्तियां और अरबपति दुनिया भर में लग्जरी संपत्तियों के मालिक होने के लिए करते हैं, जबकि अपने नामों को सार्वजनिक रिकॉर्ड से पूरी तरह से दूर रखते हैं। 5वां तरीका, लैंड ट्रस्ट्स। क्या आपने कभी ये देखने की कोशिश की है कि दिल्ली के लुटियन जोन या मुंबई के मालाबार हिल में सबसे महंगे बंगलों का मालिक कौन है? संभावना है आपको रहस्यमयी कंपनी के नामों और ट्रस्टों के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। ये कोई दुर्घटना नहीं है। अल्ट्रा रिच ने रियल एस्टेट के मालिक होने की कला में महारत हासिल कर ली है, बिना उनके नाम कभी किसी रजिस्ट्री या डीड पर दिखाई दिए। और वे जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो है लैंड ट्रस्ट्स, जिसे नॉमिनी मालिकों के साथ जोड़ा जाता है। एक शक्तिशाली संयोजन जो संपत्ति के स्वामित्व को वस्तुतः अदृश्य बना देता है। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जब उन्हें फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड बनाना था तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर कई लैंड ट्रस्टों और नॉमिनी कंपनियों का उपयोग करके 27,000 एकड़ से अधिक जमीन गुप्त रूप से खरीदी। किसी को नहीं पता था कि इन खरीदों के पीछे डिज्नी है जब तक सौदे पूरे नहीं हो गए। यही रणनीति आज भी अमीर लोग अपनी गोपनीयता और संपत्ति की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं, विशेषकर भारत में जहां जमीन के सौदे बहुत संवेदनशील होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपना सपनों का घर खरीद रहे हैं, लेकिन डीड पर आपके नाम के बजाय ये पाइन वैली ट्रस्ट या सनसेट होल्डिंग्स दिखाता है। आप अभी भी संपत्ति को नियंत्रित और उसका आनंद लेते हैं, लेकिन आपका स्वामित्व पूरी तरह से निजी है। भले ही कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड खोजे, वे एक मृत अंत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अमीर इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। नॉमिनी मालिकों का उपयोग करके एक नॉमिनी मालिक को एक कानूनी स्टैंड इन के रूप में सोचें, कोई व्यक्ति जो कागजों पर मालिक के रूप में दिखाई देता है, जबकि आप निजी समझौतों के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण बनाए रखते हैं। ये पूरी तरह से कानूनी और अविश्वसनीय है। लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्ति समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। तरल संपत्ति की सुरक्षा के बारे में क्या? वास्तव में परिष्कृत निवेशकों ने संपत्ति संरक्षण का एक और स्तर खोजा है जो बैंकों या पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सोना, क्रिप्टो और मूल्य के अन्य वैकल्पिक भंडारों जैसी अनट्रेसेबल संपत्तियों की। 6ठा तरीका, अनट्रेसेबल एसेट्स। क्या आप जानते हैं कि 1978 में भारत सरकार ने उच्च मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया था, या हाल ही में 2016 में जिसने लाखों लोगों की नकदी को रातों रात बेकार कर दिया? अल्ट्रा रिच ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अपनी सारी संपत्ति उन संपत्तियों में कभी न रखें जिन्हें सरकारें आसानी से ट्रैक, फ्रीज या जब्त कर सकती हैं। इसके बजाय वे अनट्रेसेबल एसेट्स में विविधता लाते हैं। जब दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डालियो कहते हैं कि कैश इज ट्रैश, तो वे सिर्फ एक आकर्षक बयान नहीं दे रहे हैं। वे अपनी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सोने में रखते हैं, जिसे स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसी जगहों पर निजी तिजोरियों में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोना एक संप्रभु संपत्ति है। ये दुनिया में कहीं भी मूल्यवान है। इसे सरकारों द्वारा छापा नहीं जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे पूरी तरह से गुमनाम रूप से रखा जा सकता है। लेकिन अमीर सिर्फ सोने की छड़ें खरीदकर अपने तहखाने में नहीं रखते। वे निजी तिजोरियों में आवंटित भंडारण जैसी परिष्कृत प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जहां सोना कानूनी रूप से उनके ऑफशोर ट्रस्टों के स्वामित्व में होता है, जिसे निजी भंडारण कंपनियों के माध्यम से रखा जाता है। और हाँ, आप इसे बहुत छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। अब यहां ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। डिजिटल युग ने हमें अट्रेसेबल धन का एक नया रूप दिया है, क्रिप्टो करेंसी। जब माइकल सेलर ने अपनी कंपनी के पूरे खजाने को बिटकॉइन में बदल दिया तो लोगों ने सोचा कि वो पागल है, लेकिन वो कुछ महत्वपूर्ण समझ गया था। बिटकॉइन डिजिटल सोने की तरह है, लेकिन एक बड़े लाभ के साथ। आप अपने अंगूठे के आकार के डिवाइस में अरबों डॉलर का मूल्य स्टोर कर सकते हैं, और दुनिया की कोई भी सरकार इसे तब तक नहीं ढूंढ सकती जब तक आप नहीं चाहते। अल्ट्रा रिच अपने क्रिप्टो के लिए कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। सुरक्षित स्थानों पर रखे गए हार्डवेयर वॉलेट्स अक्सर मल्टी सिग्नेचर तकनीक के साथ संयुक्त होते हैं, जिसके लिए फंड तक पहुंचने के लिए कई चाबियों की आवश्यकता होती है।
लेकिन यहाँ मिलियन डॉलर का सवाल है। एक बार जब आप इन सभी रणनीतियों का उपयोग करके अपनी संपत्ति की रक्षा कर लेते हैं, तो आप पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए कानूनी रूप से करों को कैसे कम करते हैं? यहीं पर हमारा अंतिम और सबसे शक्तिशाली तरीका आता है। 7वां तरीका, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति कभी-कभी अपने कर्मचारियों की तुलना में कम प्रभावी कर दर का भुगतान करते हैं? या कैसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कानूनी रूप से बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करती हैं? वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं, वे बस उन्नत टैक्स ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। भारत में लोग अपनी सैलरी पर 30% तक टैक्स देते हैं, लेकिन बड़े प्रमोटर्स और अरबपति शायद ही कभी सैलरी लेते हैं। इसके बजाय वे अपनी स्टॉक होल्डिंग्स के बदले उधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेतन पर आय के रूप में कर लगता है, लेकिन ऋण पर बिल्कुल भी कर नहीं लगता है। वे अपने शेयरों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हैं, कम ब्याज दरों पर उधार लेते हैं और ऋण की आय पर रहते हैं। जब सही तरीके से किया जाता है, तो ये रणनीति आपकी प्रभावी कर दर को लगभग 0 तक कम कर सकती है, जबकि आपकी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बना रहता है। अब भौगोलिक टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुबई व्यक्तिगत आय पर 0 कर प्रदान करता है? यही कारण है कि भारतीय उद्यमी, ट्रेडर्स और क्रिप्टो करोड़पति झुंड में वहां जा रहे हैं। आप अपने निवेश लाभ पर 0 कर का भुगतान कर सकते हैं, जबकि अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारी सभी पिछली रणनीतियां एक साथ आती हैं। अल्ट्रा रिच हमने द्वारा चर्चा की गई हर चीज को मिलाते हैं। एनोनिमस एलएलसी, ऑफशोर ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनियां और अनट्रेसेबल एसेट्स एक व्यापक टैक्स ऑप्टिमाइजेशन रणनीति में। यहाँ कुंजी ये समझना है कि ये कर चोरी के बारे में नहीं है, ये कानूनी कर बचाव के बारे में है। जैसा कि एक प्रसिद्ध न्यायाधीश ने कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने मामलों को इस तरह से व्यवस्थित कर सकता है कि उसके कर यथासंभव कम हों। अल्ट्रा रिच बस इस सिद्धांत को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाते हैं। अपनी संपत्ति की रक्षा और विकास के लिए उपलब्ध हर कानूनी उपकरण का उपयोग करते हैं। प्रो बफेट HQ पर हमने अभी उन 7 सबसे शक्तिशाली धन संरक्षण रणनीतियों को अनलॉक किया है, जिनके बारे में अल्ट्रा रिच नहीं चाहते कि आप जानें। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, किस तरीके ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? अपनी सबसे बड़ी सीख कमेंट्स में साझा करें।